Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you students? I hope you are fine. तो पिछले लेक्चर में हमने देखा था एक्सटेंडेड डिवाइसेस। उसके बाद जो आपके पास दूसरी डिवाइसेस थी पॉइंटिंग पोजीशनिंग डिवाइसेस। सो आज जो हमारा टॉपिक है वो है डिस्प्ले डिवाइसेस। ठीक है, इसमें क्या क्या होंगे जी? बिटमैप स्क्रीन्स, ठीक है, बिटमैप स्क्रीन्स, इसमें CRT एंड LCDs दोनों हैं। CRT मॉनिटर जो है हमारे पास, LCDs आज हमारे पास चल रही हैं, LEDs भी चल रही हैं। उसके अलावा लार्ज एंड सिचुएटेड डिस्प्लेज जो हमारे बाज़ार वगैरह में बड़ी LCDs या डिस्प्लेज लगे होते हैं, उनके बारे में देखेंगे, या जैसे प्रोजेक्टर होता है। उसके अलावा हमारे पास है डिजिटल पेपर। डिजिटल पेपर क्या होता है उसको भी देख लेंगे। सो बिटमैप डिस्प्ले क्या है? दो तरह के आपके पास डिस्प्ले हैं, वेक्टर डिस्प्ले और बिटमैप डिस्प्ले। या दो तरह की कह रहे हैं कि पिक्चर्स होती हैं आपके पास, एक बिटमैप पिक्चर और एक वेक्टर पिक्चर। बिटमैप कौन सी होती है? जो छोटे छोटे पिक्सेल्स से मिलके बनी होती है। अगर ये देखें, इन्होंने यहाँ पे आपको जूम करके दिखाया हुआ है, तो ये देखें हर पिक्चर में छोटे छोटे पिक्सेल्स हैं। ठीक है, तो ये छोटे छोटे पिक्सल से मिलके कलर्ड पिक्सेल्स होते हैं। ठीक है, इनको डॉट्स को क्या कहते हैं? पिक्सेल्स। उनसे मिलके जो पिक्चर बना होता है, जो डिस्प्ले होता है, उसको क्या कहते हैं? बिट मैप डिस्प्ले। ठीक है, तो वो डिस्प्ले या वो आपका डिवाइस जो आपको पिक्चर बिट मैप की फॉर्म में दिखाया, तो उसको हम कहते हैं बिट मैप डिस्प्ले। ठीक है, रेजोल्यूशन एंड कलर डेप्थ। रेजोल्यूशन तो आपको पता ही है, रेजोल्यूशन का क्या मतलब होता है। जैसे लेट्स सी, ये आपके पास रेजोल्यूशन दी हुई है 1024 मल्टीप्लाई बाय 768। तो इसका मतलब है कि इस स्क्रीन में 1024 हॉरिजेंटल पिक्सेल्स होंगे। मतलब हॉरिजेंटल एक लाइन अगर लें तो उसमें 1024 पिक्सेल्स होंगे, और वर्टिकली मतलब इस तरह से 768 टोटल पिक्सेल्स कितने होंगे एक चीज़ को शो करने के लिए? 768। और अगर आप हॉरिजेंटल देखेंगे तो एक लाइन में 1024 पिक्सेल्स होंगे। ठीक है, तो उन्होंने कहा है कि ये SVGA है, जो आपका है स्टैंडर्ड VGA ग्राफिक्स, जो है वीडियो ग्राफिक्स एरे जो है, या जो आपका कंप्यूटर का है, वो उसकी कम से कम इतनी होती है। और जो PDA का मतलब है वो आपका मोबाइल वगैरह, उसकी रेजोल्यूशन होती है 240 मल्टीप्लाई बाय 400। ठीक है, डेंसिटी ऑफ पिक्सेल्स का क्या है कि 1 इंच में कितने पिक्सेल्स आते हैं। ठीक है, लेट्स सी हम 1 इंच लेते हैं इस तरह। ठीक है, उस 1 इंच में कितने पिक्सेल्स आते हैं आपके? ठीक है, उसको DPI भी कहते हैं। टिपिकली बिटवीन 72 एंड 96 DPI, इसके दरमियान में आता है। ठीक है, एस्पेक्ट रेशो क्या है? रेशो बिटवीन विड्थ एंड हाइट, कि हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है। जैसे आपने देखा है कि यहाँ पे विड्थ ज़्यादा है और हाइट कम है, इसलिए ना आपने अक्सर डिस्प्लेज देखे होंगे LCDs जिनकी विड्थ ज़्यादा होती है और हाइट कम होती है। तो इसी तरह पिक्सेल्स में भी फ़र्क होता है। तो ये एस्पेक्ट रेशो है कि अगर उनको रेशो किया जाए तो 4 क्या है, उसकी विड्थ है, और 3 उसकी हाइट है। तो ये मोस्ट ऑफ द स्क्रीन में है। इस तरह 16:9 रेशो है फॉर वाइड स्क्रीन TV, जब आपके पास LCDs वगैरह हैं। सो कलर डेप्थ। कलर डेप्थ का क्या मतलब होता है कि कितने कलर्स वो शो कर सकती है। कुछ आपकी LEDs होंगी जो आपने देखा होगा कि कलर बहुत शार्प कलर आपको शो करती हैं, वो ज़बरदस्त रिजल्ट आपको नज़र आता है। कोई मूवी वगैरह उस पर देख रहे हो या कोई वीडियो आप देख रहे हो, तो वो किस वजह से होता है? कलर डेप्थ की वजह से, कि एक पिक्सल जो है वो कितने कलर्स को शो कर सकता है। कलर्स के आगे फर्दर शेड्स होते हैं ना, तो कितने शेड्स को वो पिक्सल शो कर सकता है। ये किस चीज़ पे डिपेंड करता है? उसकी बिट्स पे। हम जितनी ज़्यादा बिट्स यूज़ करेंगे एक पिक्सल के लिए, उतने ज़्यादा कलर्स को हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो जितने ज़्यादा बिट्स यूज़ करेंगे उतना ही उस वीडियो का या उस पिक्चर का साइज़ ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखेंगे उसमें क्या, 8 बिट्स यूज्ड ईच फॉर रेड ग्रीन एंड ब्लू मिलियंस ऑफ कलर। 8 बिट से आपके पास मिलियंस ऑफ कलर बन सकते हैं। ठीक है,
नहीं, 8 बिट्स फॉर ईच रेड ग्रीन एंड ब्लू, तीनों के लिए अलग अलग 8 बिट्स, मतलब तीनों कलर्स को मिला के आगे कलर बनता है ना, तो इन तीनों के आगे शेड्स के लिए हर एक के लिए 8 बिट्स, तो टोटल मिला के कितनी हो गई, 8 3 ज़ार 24, तो 24 बिट्स से आप मिलियंस ऑफ कलर्स को शो कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है, आपने वो तो देखा ही होगा, नंबर सिस्टम तो आपने पढ़ा होगा, भी हम देख लेते हैं। नंबर सिस्टम में आपने देखा होगा कि आपके पास अ, एक एक बाइट हो, अगर 8 बिट्स, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, अगर आपके पास 8 बिट्स हों तो आप कितने नंबर्स को, टोटल कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनसे। ठीक है, कंप्यूटर में कोई भी चीज़ रिप्रेजेंट करनी हो उसके लिए उसकी यूनिक आईडी चाहिए होती है ना, जैसे आपने अल्फ़ाबेट्स की देखा होगा, जो कैपिटल ए है उसकी आज की वैल्यू है क्या है, 95। ठीक है, इसी तरह ये चीज़ें चल जाती हैं, सॉरी 97 आई थी। तो ये चीज़ें इस तरह से होती हैं। अच्छा, अब एक बिट है, उसका क्या करेंगे, 1 2 4 8 16 32 64 128। ठीक है, ये हर बार क्या होता जाता है, 2 से मल्टीप्लाई होता जाता है। ठीक है, तो इससे पता चलता है कि हाँ, टोटल बिट्स से ये जो हमारे पास जितने बिट्स हैं उनसे हम कितने नंबर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अगर इन ऊपर वाले जो नंबर्स हमने लिखे हैं इनको प्लस कर दें तो उतने टोटल नंबर्स को आप यूनिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं इतनी बिट्स से। ठीक है, कैसे भला, लेट्स सी, मैं कहता हूँ कि जी मैंने 34 को रिप्रेजेंट करना है, कितने के, 34 को, इतने बिट्स में से मैंने शो करना है कि ये बिट्स का मतलब है कि ये 34 लिखा हुआ है। ठीक है, तो 34 को कैसे करूँगा, बाकी सारी बिट्स ज़ीरो होंगी, एक कौन सी वाली ऑन होगी, 4 वाली, ये भी ज़ीरो होगी, ये भी ज़ीरो होगी, एक ये ऑन होगी। ठीक है, तो इन बिट्स का मतलब क्या होता है कि ये बिट्स शो कर रही हैं कि ये नंबर कौन सा बन रहा है, 34। कैसे शो कर रही हैं, अब देखें, एक 32 वाला ऑन है, एक 4 वाला, तो 32 और 1 34। तो इस तरह से आप इन बिट्स से नंबर्स को शो कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं कंप्यूटर में। कंप्यूटर फिर ये समझता है इन बिट्स से कि ये 34 कहना चाह रहा है यूज़र। ठीक है, तो इसी तरह जब कंप्यूटर को आपने कलर्स का समझाना है तो जितनी ज़्यादा ये बिट्स होंगी उतने ज़्यादा कलर्स को आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जैसे कि अब लेट्स सी, मैं चाहूँ यहाँ पे 500 512 512 को इन बिट्स में रिप्रेजेंट करना चाहूँ, ठीक है, इन बिट्स में, तो मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि ये टोटल कितने मैक्सिमम कितने बड़े नंबर को रिप्रेजेंट कर सकती हैं ये बिट, 255 को। ठीक है, उससे बड़े नंबर को ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकती ये बिट्स, 8 बिट्स जो है। तो अगर इससे ज़्यादा करना है हमने, ठीक है, ज़्यादा बड़े नंबर को, फिर ये बिट्स बढ़ानी पड़ेंगी। ठीक है, फिर जैसे 128 है, ये फिर 256 बन जाएगा अगली बार। ठीक है, इस तरह बढ़ता बढ़ता, तो इस तरह से जितने बिट्स आप बढ़ाते जाएंगे उतने ये मैक्सिमम नंबर जिसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं वो भी बढ़ते जाएंगे। और जितने मैक्सिमम नंबर्स बढ़ते जाएंगे जिनको आप इन बिट्स से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो ज़ाहिर बात है 512 को भी हम उसमें शो कर सकेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास फिनोमिना है जो मैंने आपको बताया कि कैसे, अगर आपने फिर ज़ाहिर बात है, अगर ज़्यादा कलर्स को, जितने ज़्यादा कलर्स होंगे उनकी आईडीज़ भी उतनी ज़्यादा होंगी। ठीक है, लेट्स सी, अगर 6000 कलर्स हैं
तो 1 से लेके भी अगर शुरू करें तो लास्ट वाले कलर की आईडी क्या होगी 6000। तो 6000 वाले कलर को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें यहाँ बिट्स भी तो ज़्यादा चाहिए ना। ठीक है, तो इसलिए उन्होंने कहा हुआ है यहाँ पे कि आप 8 बिट्स हर कलर ग्रीन ब्लू के लिए यूज़ करते हैं, तो टोटल कितनी बन जाती है 24 बिट्स। तो इससे मिलियंस ऑफ कलर्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं आप कंप्यूटर में। ठीक है, अगर इस कंसेप्ट की किसी को समझ नहीं आई तो वो मेरे से व्हाट्सएप पे भी पूछ सकता है, मैं उसको लिंक फॉरवर्ड कर दूंगा कि इस लिंक पे आप जाके इस चीज़ को फर्दर भी सीख सकते हैं कि ये कलर बिट्स के थ्रू हम कैसी चीज़ें आगे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, सो एंटी एलिसिंग क्या है? एलिसिंग क्या होता है? आपने देखा है कि जो पिक्सेल्स हैं वो स्केलर फॉर्म में होते हैं। ठीक है, तो अगर उनको हम डिफाइन करें, लेट्स सी, मैं अगर आपको इस तरह से बताऊं, लेट्स सी मैं कहता हूं कि जी इस तरह से है, स्केलर फॉर्म में है, जो बिट्स आपके पास वो स्केलर फॉर्म में होते हैं। अब क्या है कि मैंने अगर एक सीधी लाइन लगाई है तो हमें तो ये सीधी लाइन नज़र आ रही है, लेकिन अगर इसको बहुत जूम करके देखेंगे तो ये इस तरह के पिक्सेल्स होंगे जो सीधी लाइन की तरह आ रहे होंगे। लेकिन क्योंकि ये इस तरह से हैं, बिल्कुल एक लाइन में है, तो आपको ये बिल्कुल ठीक नज़र आ रहे हैं। ठीक है, इस तरह से है। अगर इस तरह से मैंने ये लाइन खींची है तब भी आपको ये इस तरह से नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ये इस तरह से होंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपके पास हो डायगोनल लाइन, फिर क्या होता है एक्चुअली, फिर पिक्सेल्स इस तरह से बनते हैं। ठीक है, तो होता क्या है इस तरह बनने से, ये जो खाली जगह है और ये जो इनके कॉर्नर्स हैं, ठीक है, ये आपके पास वाजे होने लग जाते हैं। ये कॉर्नर्स आपको शो हो रहे होते हैं, लगता है कि सीधी लाइन नहीं है, इसमें कॉर्नर्स हैं। ठीक है, यहाँ अपनी ज़ुबान में कहें तो गड़े हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इनको ख़त्म करने के लिए, इनको प्लेन दिखाने के लिए आपको एक फिनोमिना ऐड करना पड़ता है जिसको हम कहते हैं एंटी एलिसिंग। ठीक है, वो फिनोमिना क्या करता है, ये जो खाली जगह है इसको, जो बेहतर कलर है इन पिक्सल से मिलता जुलता, उनसे भर देता है इस जगह को, खाली जगह को। तो उससे आपको इसकी जो हैं खाली जगह हैं वो भी नहीं नजर आती हैं, आपको ऐसा ही लगता है कि ये प्लेन लाइन ही है, सीधी प्लेन लाइन है। ठीक है, सो अगर आप यहाँ पे देखें तो ये जो खाली जगह हैं इनको हम क्या कहते हैं, जैगीज। ठीक है, ये सिंपल था और ये उन्होंने एंटी एलिजिंग करके दिखाया हुआ है। यहाँ पे खाली जगहों पे उन्होंने क्या भर दिया, कलर, कोई कलर भर दिया। ठीक, diagonal lines that have discontinuities in due to horizontal raster scan process, वही जो मैंने आपको बताया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, जैगीज कहते हैं। ये जो आपके पास जगह जहाँ पे खाली जगह हैं। ठीक है, एंटी एलिजिंग क्या है, सॉफ्टन एजेस बाय यूजिंग शेड्स ऑफ लाइन कलर, जो लाइन का कलर है उसके शेड को यहाँ पे हम फिल कर देते हैं। ठीक है, ऑल्सो यूज्ड फॉर टेक्स्ट, टेक्स्ट के लिए भी यूज होता है। नेक्स्ट आपके पास क्या है, कैथोड रे ट्यूब। कैथोड रे ट्यूब का किसको नहीं पता। सीआरटी मॉनिटर्स होते थे जो बैक से काफ़ी आपके पास लेंथ में ज़्यादा होते थे। अब जो एलसीडीज आ गई हैं वो तो बहुत थिन है। ठीक है, तो उनको कैथोड रे ट्यूब कहते थे, कैथोड रे ट्यूब मॉनिटर्स कहते थे। उनमें सॉरी, उनको कैथोड रे ट्यूब क्या होती है एक्चुअली, उसमें एक इलेक्ट्रॉन गन होती है। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन फायर करती है किस पे, एक आपके पास जो है आगे फास्फोरस कोटेड जो स्क्रीन है उस पे वो इलेक्ट्रॉन फायर करती है, और उसकी बेस पे फास्फोरस कोटेड जो स्क्रीन है
उसके जो डॉट्स हैं वो ग्लो करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से आपको डिस्प्ले शो होता है। स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स emitted from इलेक्ट्रॉन गन फोकस्ड एंड डायरेक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड्स, ये मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, यहाँ से वो उसकी डायरेक्शन सेट होती है, ठीक है। हिट फॉस्फोरस कोटेड स्क्रीन विच ग्लोज, फॉस्फोरस स्क्रीन को हिट करते हैं जो फिर ग्लो करती है। यूज्ड इन टीवीज एंड कंप्यूटर मॉनिटर्स, मॉनिटर होते थे आपके सीआरटी मॉनिटर्स, ठीक है, उनमें कैथोड ट्यूब यूज होती थी पहले, जो आपके टीवी आते थे उनमें भी। हेल्थ हैजर्ड्स ऑफ सीआरटीज, ये देख लीजिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है तो देखने में, कब तो सीआरटीज यूज़ ही नहीं होते हैं, तो अगर आप पढ़ना है खुद ही पढ़ लीजिएगा, खैर ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले स्मॉलर लाइटर एंड नो रेडिएशन प्रॉब्लम्स, इनका रेडिएशन नहीं है क्योंकि इसमें वो इलेक्ट्रॉन वाला चक्कर ही नहीं है। फाउंड ऑन पीडीएस पोर्टेबल्स एंड नोटबुक्स, पीडीएस में और आपकी नोटबुक्स में या पोर्टेबल जो आपके लैपटॉप्स वगैरह हैं उनमें यूज़ होते हैं, ठीक है। एंड इंक्रीजिंगली ऑन डेस्कटॉप एंड इवन फॉर होम टीवी, और डेस्कटॉप के लिए और होम टीवी के लिए अब तो सारी बात आपने देखा ही होगा, ये लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले एलसीडी को कह रहे हैं, ठीक है। तो एलसीडीज़ क्या, अब तो एलईडीज़ आ गई हैं। सो आल्सो यूज्ड इन डेडिकेटेड डिस्प्लेज, डेडिकेटेड डिस्प्लेज होती हैं जो सिर्फ एक काम के लिए यूज़ होती हैं, जैसे डिजिटल वॉचेस, मोबाइल फ़ोन या हाईफाई कंट्रोल्स जो होते हैं, ठीक है, उनके लिए भी एलसीडीज़ यूज़ हो रही हैं। हाउ इट वर्क्स, टॉप प्लेट ट्रांसपेरेंट एंड पोलराइज्ड, बॉटम प्लेट रिफ्लेक्टिंग, क्या मतलब है, इसमें दो प्लेट्स होती हैं। सो इसमें वर्किंग कैसे होती है, दो प्लेट्स होती हैं आपके पास, जो फर्स्ट प्लेट है वो ट्रांसपेरेंट होती है, ट्रांसपेरेंट का मतलब उसमें से लाइट इजीली गुजर जाती है, ठीक है। और पोलराइज्ड होती है, पोलराइज्ड क्या होती है, ये जैसे मैं आपको बताऊं कि जो पोलराइज्ड सन ग्लासेस हैं उनमें जो आपके अ, पानी की वजह से अगर आप देखें तो कलर ब्लर हो जाता है, किस चीज़ का कलर चेंज हो जाता है। लेट्स से अगर किसी का रिफ्लेक्शन पानी में आ रहा है, अगर आप पानी में उसको देखते हैं तो उसके कलर्स चेंज हो जाते हैं, चेंज होकर आपको नज़र आते हैं थोड़े से, ठीक है। तो जो पोलराइज्ड ग्लास होता है ये उन कलर्स को चेंज नहीं होने देता, ठीक है। तो पोलराइज्ड ग्लास प्लेट्स होती हैं दो, ठीक है, उनके दरम्यान में लिक्विड क्रिस्टल होता है आपके पास, ठीक है। तो जो लाइट है वो सारी की सारी गुजरती है किस में से, फर्स्ट प्लेट में से, ठीक है, टॉप प्लेट में से, ठीक है। और जो लिक्विड है दरमियान में वो इस तरह से दरमियान में जगह बनाता है कि सिर्फ उस जगह में से लाइट गुजरती है, और नेक्स्ट जो स्क्रीन है आपकी, बॉटम स्क्रीन जिसको कहते हैं, या बॉटम ग्लास जो है, उसके ऊपर वो इमेज और कलर्स डिस्प्ले करता है, ठीक है, और हमें वो चीज़ नज़र आती है। वोल्टेज अप्लाई टू क्रिस्टल चेंजेस पोलराइजेशन एंड हेंस कलर, ठीक है, जो मैंने आपको बताया। लाइट रिफ्लेक्टेड नॉट एमिटेड, लेस आई स्ट्रेन, इसमें लाइट रिफ्लेक्ट नहीं, रिफ्लेक्ट होती है, एमिट नहीं होती, एमिट का मतलब बाहर नहीं आती स्क्रीन से, तो इसलिए लेस आई स्ट्रेन का मतलब है हमारी जो आंखें हैं वो ज़्यादा थकती नहीं है एज़ कम्पेयर टू जो सीआरटी मॉनिटर्स थे इससे पहले, ठीक है। स्पेशल डिस्प्लेज में रैंडम स्कैन और डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स हैं, ठीक है। रैंडम स्कैन ये भी वैसे पुरानी टेक्निक्स हो गई हैं वैसे। रैंडम स्कैन क्या करता है, ड्रा द लाइंस टू बी डिस्प्लेड डायरेक्टली, जो लाइंस हैं, लेट्स सी ये जो आपकी पिक्चर आपको अभी शो हो रही है, ठीक है, इसको लाइंस में डिवाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। और फिर क्या किया जाएगा, बहुत बड़ा डिस्प्ले है तो उसमें क्या किया जाएगा, ऐसे लाइन वाइज उसको ड्रा कर दिया जाएगा, ठीक है। नो जैगिस, जैगिस नहीं होंगे, लाइंस नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रीड्रॉन, वो लाइंस जो हैं यहाँ पे वो एक बार ड्रा करके वो स्क्रीन पे वैसे ही नहीं रहती, वो फिर डिम होनी शुरू हो जाती हैं, तो उनको उसी तरह से दिखाने के लिए उनको बार बार रीड्रा किया जाता है, ठीक है। कंप्यूटर उसको रीड्रा कराता है, हमें फील नहीं हो रहा होता लेकिन वो बैकएंड पे रीड्रा हो रही होती हैं, ठीक है, ताकि उनका जो डिस्प्ले है वो डिम ना हो। रेयरली यूज्ड एक्सेप्ट इन स्पेशल इंस्ट्रूमेंट, स्पेशल इंस्ट्रूमेंट में यूज होती हैं बहुत रेयरली। डायरेक्ट व्यू स्टोरेज ट्यूब्स कौन सी हैं, सिमिलर टू रैंडम स्कैन बट परसिस्टेंट। अब इसमें क्या था, इस तरह की ही हैं लेकिन इसमें क्या था, मैंने आपको जैसे बताया कि लाइन नीड टू बी कॉन्स्टेंटली रीड्रान, रीड्रा
करते थे और उसमें भी फ्लिकर आता था। क्यों? जब दोबारा से ड्रा होती थी लाइंस तो एक फ्लिक टाइप जैसे कह लें आप ब्लिंक करता था, ठीक है। कैन बी इंक्रीमेंटली अपडेटेड बट नॉट सेलेक्टिवली अरेज्ड। कहते हैं कि हम किसी जगह से लेट्स सी जैसे कि ये पिक्चर है उसमें कहीं एक छोटी सी और चीज़ ऐड कर सकते हैं। हालांकि जो पिछले वाला था रैंडम स्कैन उसमें पूरी की पूरी पिक्चर दोबारा से होती थी, उसमें पहले वाली चीज़ में नई चीज़ ऐड नहीं कर सकते थे। तो इसमें ये है कि अगर पहले से आपने एक पिक्चर शो की हुई है और उसमें उस पिक्चर के साथ ही फर्दर आप कोई और चीज़ भी शो कराना चाहते हैं तो आप अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले वाली पिक्चर है उसमें से कोई चीज़ डिलीट नहीं कर सकते। मतलब अगर ये पिक्चर चेंज होगी तो पूरी की पूरी चेंज होगी उसमें से, ठीक है। कोई इसमें से छोटा सा हिस्सा डिलीट नहीं कर सकते, लेकिन अगर इसमें कोई चीज़ नई चीज़ ऐड करना चाहते हैं तो वो ऐड हो जाएगी, ठीक है। रन टाइम पे कैन अच्छा यूज्ड इन एनालॉग स्टोरेज ऑसिलोस्कोप। ये क्या है इसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहें तो आप इंटरनेट से देख सकते हैं। अगर मैं इसको पढ़ाने लग गया तो ये लंबा टॉपिक निकल जाएगा। सो लार्ज डिस्प्लेज में क्या है, यूज फॉर मीटिंग्स लेक्चर्स एक्स्ट्रा। इसमें प्लाज्मा डिस्प्लेज हैं, वीडियो वॉल्स हैं, प्रोजेक्ट डिस्प्लेज हैं एंड बैक प्रोजेक्टेड है। प्लाज्मा क्या है, यूजली वाइड स्क्रीन होती है, ठीक है। प्लाज्मा डिस्प्लेज वीडियो वॉल्स के लॉट्स ऑफ स्मॉल स्क्रीन टुगेदर, बहुत सारी छोटी स्क्रीन मिल के एक बड़ी स्क्रीन बना रही होती हैं, ठीक है। असल में बहुत सारी स्क्रीन को सिंक्रोनाइज कर दिया जाता है तो होता क्या है, उन एक जो पिक्चर है उसका थोड़ा थोड़ा हिस्सा हर एलसीडी पे नज़र आ रहा होता है, हालांकि बहुत सारी छोटी छोटी एलसीडीज होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या आपके पास, प्रोजेक्टेड डिस्प्लेज। ये क्या है, आरजीबी लाइट्स एंड एलसीडी प्रोजेक्टर। प्रोजेक्टर तो आपने देखा ही होगा, ठीक है। यहाँ तो उनका आरजीबी लाइट्स होती हैं, वो एलसीडीज होती हैं। हमारे पास जो यूनिवर्सिटी में यूज़ हो रही हैं वो कौन सी हैं, आरजीबी लाइट्स, ठीक है। जो हमारे पास छत के साथ लगा होता है और वो लाइट एमिट कर रहा होता है, जो हमारी फ्रंट वॉल पे या जो भी हमने चीज़ लगाई हुई है उस पर आपके पिक्चर को क्रिएट करता है। सो इसमें दो चीज़ें हैं जो थे आपके पास प्रॉब्लम्स थे। वो क्या थे, हैंड बॉडी ऑब्सक्योर स्क्रीन्स। मतलब जब हम उसके सामने खुद खड़े हों या उसको चीज़ को शो कर रहे हों तो क्योंकि वो सारी लाइट जो इमेज बना रही होती है वो हाथ पे पड़ जाती है तो बैक एंड पे इमेज जो है वो छुप जाता है। उस इमेज का उतना हिस्सा जिसमें हमारी बॉडी हुई है, हमारा हैंड है, तो वो ऑब्सक्योर हो जाता है, वो छुप जाता है। तो ये वाला प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं किसके थ्रू, दो प्रोजेक्टर्स के थ्रू। दो प्रोजेक्टर्स कौन से होंगे, एक फ्रंट प्रोजेक्टर एक बैक प्रोजेक्टर और साथ में क्लेवर सॉफ्टवेयर। और जो बैक प्रोजेक्टर है वो क्या होगा, फ्रॉस्टेड ग्लास प्लस प्रोजेक्टर बिहाइंड। क्या मतलब है इसका, कि जिस चीज़ पे आप डिस्प्ले कर रहे हैं वो चीज़, मतलब लेट्स सी हम तो सामने हमारे पास वाइट बोर्ड टाइप या वाइट वॉल होती है जिस पे हम अपना डिस्प्ले प्रोजेक्ट कर रहे होते हैं। अगर इस तरह से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व करना हो तो उसके लिए आपको फ्रॉस्टेड ग्लास यूज़ करना पड़ेगा। फ्रॉस्टेड ग्लास क्या होता है, हल्का सा इस पे वाइट कलर हुआ था, बिल्कुल वाइट कलर नहीं होता लेकिन हल्का सा कलर होता है और ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता। और इसके बैक एंड पे भी एक प्रोजेक्टर होता है। तो फ्रंट प्रोजेक्टर जब उस पर डिस्प्ले कर रहा है, अगर फ्रंट प्रोजेक्टर के सामने हम खुद आ गए हैं, हमारा हैंड आ गया, तो बैक प्रोजेक्टर जो है वो जो ग्लास है उस पर वो चीज़ डिस्प्ले करता रहता है उस टाइम, ठीक है। सिचुएटेड डिस्प्लेज जो किसी जगह पे लगा दिए जाते हैं, ठीक है, किसी खास चीज़ के लिए। डिस्प्लेज इन पब्लिक प्लेसेस, ठीक है। लार्ज और स्मॉल, वेरी पब्लिक फॉर स्मॉल ग्रुप। जैसे आपने देखा कहीं हमारे टाउन वगैरह में किसी चीज़ के ऐड के लिए कोई एलसीडीज वगैरह लगा दी जाती हैं, वो चीज़ें चेंज हो रही होती हैं, ठीक है। यहाँ आपने देखा होगा कि आपके पास जो रोड डिवाइडर होता है उसमें जो आपके पास पोल्स होते हैं, लाइट पोल्स, उन पे आपके पास डिस्प्लेस टाइप लगाए होते हैं, ठीक है। कुछ होते हैं जो डिस्प्ले ऑनली, जो सिर्फ इंफॉर्मेशन रेलिवेंट होते हैं, जो मतलब उस लोकेशन के लिए इंफॉर्मेशन होते हैं, ठीक है। तो जैसे अभी यहाँ हमारे तो नहीं है लेकिन यूरोप में आपको मैप वगैरह के लिए, ठीक है, वो बताया जाता है, ठीक है। और इंटरेक्टिव, इंटरेक्टिव का क्या मतलब होता है कि आप उनसे इंटरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे लेट्स सी आपके पास एटीएम का जो वो है डिस्प्ले, ठीक है, वो इंटरेक्टिव भी है आपके पास। स्टाइलस भी यूज़ कर सकते हैं, टच सेंसिटिव स्क्रीन भी होती है। इन ऑल केसेस द लोकेशन मैटर्स। लोकेशन मैटर का क्या मतलब है कि वो किस जगह पे लगाए गए हैं
वो मैटर करता है, उसकी बेस पे हम देखते हैं कि वो इंटरेक्टिव होगा या डिस्प्ले ऑनली होगा। ठीक है, हर्मस सिचुएटेड डिस्प्ले, जस्ट उन्होंने एक एग्जांपल दी है कि एक सिचुएटेड डिस्प्ले को हम हर्मस भी कह सकते हैं। ठीक है जैसे उन्होंने ये दिखाया, एक छोटा सा डिस्प्ले दिया हुआ है, या उसने ये एक स्टिकी नोट वगैरह लिख के वहाँ पे लगाया हुआ है। ठीक है, ऑफिस ओनर रीड नोट्स यूजिंग वेब इंटरफेस, वेब इंटरफेस के थ्रू जो नोट्स देखता है। ठीक है, वो भी डिस्प्ले है, सिचुएटेड डिस्प्ले है, ये चेंज नहीं होता। हैंड रिटन नोट्स जो लिखे गए हैं वो भी। ठीक है, और स्मॉल डिस्प्लेज बिसाइड ऑफिस डोर्स, ऑफिस डोर के बाहर जो आपके पास वो होते हैं। ठीक है, उसके बाद है डिजिटल पेपर। डिजिटल पेपर बहुत इम्पोर्टेंट नहीं है पेपर के लिहाज से, लेकिन मैं बता देता हूँ ये होता क्या है। डिजिटल पेपर कहते हैं उसे कि पहले हम क्या करते हैं, जब उस पर हम किस एक जो पेंसिल होती है आपके पास लिखने के लिए, वो इलेक्ट्रॉनिक पेंसिल होती है। ठीक है, आम पेंसिल से इस पे नहीं लिख सकते, लेकिन जब आप इस पे कोई चीज़ लिख लेते हैं इस डिजिटल पेपर पे, तो बाद में वो लिखी ही रहती है। ठीक है, वो चेंज नहीं होती। तो ये डिजिटल पेपर होता है। ठीक है, ये बनाया कैसे जाता है, थिन फ्लेक्सिबल शीट अपडेटेड इलेक्ट्रॉनिकली बट रिटेन डिस्प्ले का क्या मतलब है कि उनका जो डिस्प्ले इलेक्ट्रॉनिकली तो चेंज हो गया वो, लेकिन जो उनका डिस्प्ले लास्ट टाइम होगा वो ही रहेगा, बाद में चेंज नहीं होगा। जैसे आम तौर पे हमारे पास हम पेपर पे कोई चीज़ लिख लेते हैं बॉल पेन से या पेन से, तो वो चेंज नहीं होती। स्मॉल स्फेयर्स टर्न्ड का क्या मतलब है, लेट्स सी। छोटी छोटी हमारे पास बॉल टाइप होती हैं, डॉट्स होते हैं जिनसे मिल के वो पेपर बना होता है। उनकी एक साइड कलर्ड होती है और एक साइड वाइट होती है, सिंपल। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पे हमारी पेंसिल जाती है, वो डॉट्स जो हैं, वो बॉल्स जो हैं, वो अपनी जो साइड है वो चेंज कर लेते हैं। जब वो साइड चेंज करते हैं तो दूसरी साइड क्या होती है, कलर्ड होती है। ठीक है, अगर आप ये देखें, ये साइड चेंज कर रहे हैं तो दूसरी साइड सिंपल थी, अभी जब साइड चेंज कर रहे हैं तो दूसरी साइड कौन सी है, ब्लू। तो इससे क्या होगा, जिस जिस जगह पे पेंसिल, जैसे यहाँ पे मैं आपके यहाँ पे पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ जिस जिस जगह पे पेपर पे, तो क्या होगा, वहाँ वहाँ पे वो आपको ऐसे लगेगा जैसे लिखा जा रहा है, लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा होता है, वो पेपर की जो सरफेसेस हैं वो अपने फेस को चेंज कर लेती हैं, दूसरी साइड पे मूव हो जाती हैं। ठीक है, सो ये है आपके पास। उसके बाद आपका आ जाता है वर्चुअल रियलिटी एंड 3D इंटरेक्शन। सो आज के लिए आई थिंक इतना काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम के लिए इंशाल्लाह ये हम इसको कवर करेंगे।